क्योंकि जहाँ पे मैं हूँ यहाँ एक पार्टी बनी है, भारत आदिवासी पार्टी। प्रवक्ता भी हैं, शायद प्रवक्ता हैं। ये इस पार्टी का खड़ा करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? पिछले कई सालों से हमने देखा कि हमारी आवाज़ जो संविधान ने हमें अधिकार दिया था प्रतिनिधित्व का, संसद, विधानसभा या तो जिला परिषद या तो कहीं भी शासन में जी, तो वो आवाज़ उठती नहीं थी। यानी अनुसूचित क्षेत्र या हाँ बिल्कुल, संविधान ने आदिवासी विधायक हो तो सांसद हो, उनको ये अधिकार दिया है कि अपने क्षेत्र के ही नहीं, अगर दूसरे किसी क्षेत्र में भी, नॉन ट्राइबल इलाके में भी अगर कोई योजना आ रही हो और उसका बुरा असर अगर ट्राइबल पर पड़ रहा हो तो उसको रोकने का काम उसका था, लेकिन वो नहीं रोकते थे। मैंने संसद विधायक का या विधायक का जी, लेकिन वो नहीं रोकते थे। और नहीं रोकने की वजह ये थी कि उनको पार्टी जो थी, जो गैर आदिवासियों की पार्टी थी, वो पार्टी उनको मैंडेट देती थी और मैंडेट लेने के लिए उन्हें वो पार्टी के हाईकमान जो कहेंगे, तो पार्टी के जो आला कमान के जो लोग हैं वो लोग कहेंगे वही उसको करना पड़ता था। तो इसलिए वो लोग उनको बोलने ही नहीं देते थे। तो ये सारा मामला जब समझ में आया तब हमें लगा कि हाई कमान के कंट्रोल वाला तो हाई कमान जिसको मैंडेट दे वैसा विधायक और सांसद हमें नहीं चाहिए, हमें समाज मैंडेट दे ऐसा विधायक और सांसद चाहिए। जोहार जोहार। आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत। मैं हूं अक्षय भोक्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजस्थान में और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं राजस्थान से ही दादा हैं, गुजरात से हैं। खासतौर पे जब बात करेंगे आदिवासी समुदाय की तो उनकी पहचान हर चीज़ पे कहीं ना कहीं वे संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं, पहचान के लिए आंदोलन करते हुए दिखते, चाहे वो धर्म कोड हो या फिर विभिन्न मुद्दे हो। लेकिन जब मैं राजस्थान में हूँ तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा कि जातीय जनगणना होने वाली है 2027 को, तो यहाँ के आदिवासी समुदायों में क्या कुछ जागरूकता है और धर्म में क्या कुछ लिखने वाले हैं, क्योंकि लगातार आदिवासी समुदायों को हिंदू कहा जाता है, क्या कहेंगे? पहले तो सबको मेरा जोहार। ये जो जनगणना वाला मुद्दा है और आदिवासी की पहचान का मुद्दा है, तो आदिवासी की पहचान का मुद्दा, तो आदिवासी अपनी पहचान के लिए पिछले लगभग 70-80 सालों से जजुमता आया है, लड़ रहा है। क्योंकि अपन देखेंगे तो आज़ादी से पहले यानी कि अंग्रेज शासन के वक्त तो हमारी कुछ ना कुछ पहचान थी, इंडिजिनस थी, एबोरिजिनस थी, सारी थी। लेकिन जब भारत का संविधान आया तो संविधान में हमें ट्राइब घोषित किया गया और ट्राइब में आदिवासी के सिवा के लोग भी ट्राइब बने, सरकार ने बनाया। दूसरे स्टेटों का तो पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र जो हमारा भील प्रदेश का इलाका है उसमें अगर देखोगे तो राजस्थान में मीणा है, फिर मध्य प्रदेश में आप देखोगे तो कुछ इलाकों में ठाकुर भी है, लबाना भी है। हमारे गुजरात में देखोगे तो वहाँ पे रबारी, भरवाड़ और चारण, जो गढ़वी जो चारण जो बोले जाते कवि, वो उन लोगों को भी एसटी में, शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र के अंदर देखोगे तो धनगर है और ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी है कि जो आदिवासी नहीं है फिर भी वो शेड्यूल ट्राइब में है। तो जब शेड्यूल ट्राइब में नॉन आदिवासी जो इंडिजिनस को जब शामिल किया गया तो उसके बाद आदिवासी उस दिन से अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है और आज तक लड़ता आया है। और 1951 के बाद जो जनगणना हुई, इसमें आदिवासी का धर्म का जो कॉलम था, धर्म के कॉलम में आदिवासी का एक कॉलम था जी, कि जो धर्म पूर्वी थे या तो कुछ टाइप अपना जो रिलीजन, जो रिलीजन में थे, वो लोग अपनी अलग पहचान बताने के लिए कॉलम था, लेकिन वो कॉलम हटा दिया गया। तो इस बार जब 2027 में जो जनगणना होने वाली है, उस जनगणना ये देश के आदिवासियों के पास और खास करके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो आदिवासी है, जहाँ पर दूसरे लोग नॉन आदिवासी को जो ट्राइब बनाया गया है, वहाँ पर एक मौका है कि अपनी पहचान को स्थापित करने का। तो यहाँ पर हमारी 4 दिन से चिंतन शिविर चल रही थी, आज चौथा दिन है। तो कल पूरी चर्चा हुई, देश भर के आदिवासी यहाँ इकट्ठा हुए थे और उसमें एक निष्कर्ष निकला है कि आदिवासी जनगणना में जो कॉलम होगा उस कॉलम में अपनी पहचान, जैसे कि मैं भील हूं तो ट्राइबल भील लिखूंगा, जो गोंड है वो ट्राइबल गोंड लिखेंगे, और जो सरना धर्म वाले हैं वो ट्राइबल सरना लिखेंगे। तो इस तरह से अपनी पहचान स्थापित करने का प्रस्ताव कल हमने यहाँ पारित किया और हमारी कोशिश रहेगी कि देश भर के आदिवासी में ये संदेश जाए। और खासकर आपने मुझे राजस्थान और गुजरात के बारे में या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जो भील प्रदेश के इलाका हम जो मानते हैं,
उसके बारे में पूछा है। तो वहाँ पर तो वैसे ही हमारी 2-3 साल से ये जन जागरण चल रहा है इस बारे में। मैंने जागरूकता हाँ, जागरूकता हम फैला रहे हैं। एक देखा जाए तो 2011 में जो जनगणना हुई थी, क्या उसमें आदिवासी समुदाय भूल कर गए थे कि हिंदू में टिक गए थे, कि क्या वो उस गलती को स्वीकार करते हैं कि वे हिंदू नहीं है? क्या इस बार बड़ा बदलाव होने वाला है? नहीं, वैसे नहीं, मैं खुद टीचर था। अच्छा, उस समय? हाँ, उस समय मैं टीचर था। मेरे स्टाफ में जो मेरा असिस्टेंट था उसने ये जनगणना की थी। तो मैं उसमें इसके लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले पूछा ही नहीं जाता था कि आप किस धर्म में हो। अच्छा, पूछा नहीं? हाँ, पूछा ही नहीं जाता था जी। वैसे ज्यादातर आदिवासी अनपढ़ थे। आज भी अनपढ़ है, थोड़े लिखे पढ़े लिखे, फिर भी धर्म के प्रति या तो फिर अपनी पहचान के प्रति इतने जागरूक नहीं थे। ये जागृति अगर शुरू हुई है तो पिछले 10 सालों में शुरू हुई है। तो उससे पहले तो इस बारे में कोई जागरूक था ही नहीं, उनके कोई ज्ञान ही नहीं था। और जो भी जनगणना करने के लिए जो कर्मचारी आता था, वो कर्मचारी सीधा नाम पूछता था, नाम से ही पता चल जाता था कि वो कौन से धर्म में है। जी बिल्कुल। तो वो सीधा हिंदू लिख देता था। अच्छा, ये भी बड़ा कारण था। हाँ, कारण था, ये है कारण। हाँ, ये है कारण है। हाँ, और जैसे मान लो कि मैं टीचर था, मैं जब ये समझदार हुआ उसके बाद मैंने तो मेरे स्कूल में जो बच्चे एडमिशन लेने के लिए आते थे उसमें मैंने ध्यान रखा। लेकिन जब मैंने एडमिशन लिया था उस वक्त मेरा भी बिना पूछे धर्म लिख दिया गया था, हिंदू भील। आज भी मेरे सर्टिफिकेट में हिंदू भील है। तो ये तो पहले से था, लेकिन अब ये जन जागृति लोगों में आई है और आने वाले समय में ये अच्छा होगा। और ये शायद ये 2027 की जनगणना में ज्यादा से ज्यादा आदिवासी अपनी पहचान एक अलग धर्म के रूप में, जो भी धर्म अपना है उस धर्म के रूप में देंगे। जैसे यानी बहुत बड़ी जागरूकता हुई है। आप? हाँ, बहुत बड़ी जागरूकता। तो क्या आदिवासियों की संख्या प्रतिशत इस बार जातीय जनगणना में देखने को मिलेगी? जरूर मिलेगी। हमने देखा कि झारखंड में कहीं न कहीं 2011 के जनगणना में भी आदिवासी समुदाय सरना के रूप में प्रकृति पूजक के तौर पर सूचीबद्ध किए थे। और जैसा आपने कहा कि राजस्थान में भी इस बार जागरूकता बढ़ी है, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में अपना पहचान को स्थापित करेंगे। बिल्कुल करेंगे। क्या मुहिम भी चल रही है? हाँ, मुहिम तो चल रही है। हर जो सामाजिक जन जागरण की मीटिंगें होती है उसमें ये मुद्दा चर्चा में आता है और लोगों को जागरूक किया जाता है। और ज्यादातर तो यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी है जो जनगणना में भी लगेंगे, वो भी जो आदिवासी है वो भी इनके प्रति जागरूक है ना। आ रहा है 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है, और कहीं न कहीं एक जब हम लोग यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जब भारत की तरफ से एक में जो बात रखी गई थी उसमें कहा गया था कि आदिवासी नहीं है। और क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या असमंजस की स्थिति में आदिवासियों को रखा गया है? यहाँ पे आदिवासियों को होना स्वीकार नहीं किया जा रहा है? वो तो है, तो इन लोगों का षड्यंत्र है। 5000 साल से आप देखोगे तो 5000 साल से जब से आर्य का आक्रमण इस देश पर हुआ तब से लेके ये तो मुद्दा चल रहा है। आदिवासी है ही नहीं, वो बताने की कोशिश हो रही है। और जो आदिवासी थे उनको राक्षस, दानव, असुर सब बता रहे हैं। उसके बाद आज भी देखोगे तो आज भी यही चल रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि आज अगर मान लो कि कोई किसी ब्राह्मण के पास अपनी जन्म कुंडली निकलवाने के लिए कोई आदिवासी जाएगा तो उसमें जो कुल लिखेगा, जो सा वो राक्षस लिखेगा, दिख लेना, वो लिखा हुआ दिख लेना। आप लोग आपके बच्चे की भी अगर आप जन्म कुंडली निकालने के लिए जाओगे किसी ब्राह्मण के पास तो उसको राक्षस कुल का लिखा हुआ मिलेगा। मैंने मेरे बेटे की निकलवाई देखने के लिए कुल में। हाँ, कुल में। ये कौन से कुल का है? तो राक्षस कुल का है, लिखा हुआ है। तो क्या कहेंगे जब हम लोग आदिवासियों के स्वशासन व्यवस्था पर जाएंगे, आदिवासी बात करेंगे तो उनकी स्वशासन व्यवस्था पर भी जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो क्या कहेंगे, राजस्थान की भी अपना स्वशासन व्यवस्था यहाँ के आदिवासी समुदायों की? देखो, स्वशासन व्यवस्था जब तक मुझे ज्ञान है जी, तब तक तो 30-35 साल पहले तक थी। नहीं थी ऐसा नहीं है। हाँ, थी। यहाँ पर की ग्राम सभा यहाँ का शासन करती थी अपने इलाके में। यहाँ हमारे यहाँ जैसे आपके वहाँ जो माजी है या जो नाम झारखंड में बोला जाता है वैसे मुंडा मनकी जो बोला जाता है, वैसे हमारे यहाँ पटेल गमेती बोला जाता था। गुजरात में पटेल बोला जाता था, फिर राजस्थान में गमेती बोला जाता था। तो गमेती की परमिशन के बिना कोई भी प्रशासनिक या शासनिक व्यक्ति गांव में आ नहीं सकता था, प्रवेश नहीं कर सकता था। या तो गैर आदिवासी को भी अगर गांव में किसी काम से आना हो या तो कोई धंधा रोजगार करना हो, दुकान डालनी हो, तो पहले ग्राम सभा की परमिशन लेनी पड़ती थी। वो मेरी नजरों से देखा है, क्योंकि जो गांव का मुखिया जो था वो पटेल, जो हमारे गुजरात में बोलते हैं, वो मेरे दादा थे और मेरे ससुर भी थे। मेरे दादा भी पटेल थे, मेरे ससुर भी पटेल थे। नहीं, पटेल जब हम लोग मैं बात खत्म करूं तो उसके बाद हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने शायद मुझे साल याद नहीं है, लेकिन उस वक्त
पटेल के वहाँ पर या के गांव के मुखिया के वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी कोई ना कोई आता रहता है, इसलिए उनको चाय नाश्ता कराना, खाना पीना खिलाना, और उस वजह से 1000 रुपये के करीब उनको को एक दरमाया देना शुरू किया गवर्नमेंट ने, जिसको वो पगार बोलते थे जी। और वो शायद 1800 रुपये तक पहुंचा। मेरे ससुर जब थे 1800 रुपये उनको मिलते थे महीना, और बाद में अचानक सरकार ने बंद कर दिया। तो बंद कर दिया तो ये जो पटेल और गमेती और ये जो गांव के मुखिया थे, उन लोगों ने सोचा कि सरकार अभी हमें पगार नहीं दे रही, तो हम क्यों पटेलाई करें, हम क्यों ये मुखियागिरी करें। तो उन लोगों ने छोड़ा, यानी कि स्वशासन व्यवस्था हमने खुद छोड़ी। एक षड्यंत्र के तहत गवर्नमेंट ने हमसे छुड़वाई जी। हम पटेल के शाब्दिक अर्थ पे जाएंगे तो पटेल में झारखंड में लोग सोचते हैं कि पटेल यानी गैर आदिवासी, माने आदिवासी नहीं। पटेल का उसका क्या कुछ है यहाँ पे, टोटेम है, क्या कुछ व्यवस्था है पटेल का? नहीं, वैसे कोई व्यवस्था नहीं है। गांव के लोग मिलके इकट्ठा होके तय करते हैं कि ये पटेल होगा। माने पटेल किस ग्रुप के अंदर आता है? भील में भील में नहीं, भील में देखो, भील में 3-4 तरह के आते हैं। पटेल आता है कहीं किस इलाके में, मान लो हमारे गुजरात के जो दाहोद, पंचमहाल, महिसागर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर पटेल बोला जाता है। फिर जो साबरकाठा जो भीलों का ही भील ही है वहाँ पर, लेकिन वहाँ गमेती बोला जाता है। राजस्थान में भील है, वहाँ पर गमेती बोला जाता है। फिर साउथ में अगर जाओगे तो छोटा उदयपुर और ये जो भरूच जो इलाका है जो भी आदि भीलों का ही, लेकिन वहाँ तड़वी बोला जाता है। तो ये अलग अलग पहचान के अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। और एक सवाल रहेगा, झारखंड में जमीन के मुद्दे को लेकर संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं, अपनी जमीन को बचाते हुए आंदोलन होता हुआ दिख रहा है। क्या राजस्थान में भी यहाँ पे, या फिर जैसे छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो वहाँ पे बस्तर जैसे इलाकों में जिस तरीके से अतिक्रमण हो रहा है, जमीनें हड़पी जा रही आदिवासी, क्या राजस्थान में भी उस तरीके का है कि यहाँ के आदिवासी समुदायों ने संघर्ष कर? सभी देश के सभी आदिवासी इलाकों में पिछले 15-20 सालों से आप देखोगे तो जमीन हड़पने का काम चल रहा है। तो चाहे गुजरात हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, कोई भी हो, मैंने जहाँ निवास आदिवासी करते हैं वहां से उनको खदेड़ा जा रहा है। पहले तो क्या था कि पहले हमारे गुजरात में, दूसरे स्टेट का तो मुझे पता नहीं है खास, लेकिन हमारे गुजरात में जब जमीन ली जाती थी उनके सामने जमीन दी जाती थी आदिवासियों को, उसके बाद ली जाती थी, चाहे वो डैम बने हो या रास्ता रोड बना हो या कोई भी सरकार की योजना आई हो, पूर्णवास की व्यवस्था थी। लेकिन आज ये व्यवस्था खत्म गुजरात में कर दी गई है। दूसरे स्टेट का मुझे यकीन पता नहीं है, लेकिन गुजरात में अब सीधे जो मार्केट रेट है उस हिसाब से उनको पैसे दिए जाते हैं। और आदिवासी को तो पता है कि आदिवासी पैसे तो बचा नहीं सकता, या उसका कोई दूसरा वो तो खाने पीने में जी वो खत्म कर देता है, खर्चा हो जाता है और बर्बाद हो जाता है। वो फिर मजदूरी करता है, वो बड़ी बड़ी सिटी में जाकर झोपड़पट्टी में रह रहा है। आज राजस्थान की भी हालत गुजरात में है, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में, सभी स्टेट में यही हालत है। और एक सवाल रहेगा, जब हम लोग आदिवासी मुद्दे पर जाएंगे तो लगातार देखा गया है कि विधानसभा में उनकी बातें नहीं होती है, लोकसभा में भी, मैंने सदन में भी नहीं होती है। क्या यही कारण है कि राजस्थान में, क्योंकि जहाँ पे मैं हूँ यहाँ एक पार्टी बनी है भारत आदिवासी पार्टी, प्रवक्ता भी है शायद, प्रवक्ता है, तो आखिर क्या कहेंगे ये इस पार्टी का खड़ा करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? पिछले कई सालों से हमने देखा कि हमारी आवाज़ जो संविधान ने हमें अधिकार दिया था प्रतिनिधित्व का, संसद, विधानसभा या तो जिला परिषद या तो कहीं भी शासन में जी, तो वो आवाज़ उठती नहीं थी। यानी अनुसूचित क्षेत्र या हाँ बिल्कुल, संविधान ने आदिवासी विधायक हो तो सांसद हो, उनको ये अधिकार दिया है कि अपने क्षेत्र के ही नहीं, अगर दूसरे किसी क्षेत्र में भी, नॉन ट्राइबल इलाके में भी अगर कोई योजना आ रही हो और उसका बुरा असर अगर ट्राइबल पर पड़ रहा हो तो उसको रोकने का काम उसका था, लेकिन वो नहीं रोकते थे। मैंने संसद विधायक का या विधायक का जी, लेकिन वो नहीं रोकते थे। और नहीं रोकने की वजह ये थी कि उनको पार्टी जो थी, जो गैर आदिवासियों की पार्टी थी, वो पार्टी उनको मैंडेट देती थी, और मैंडेट लेने के लिए उन्हें वो पार्टी के हाईकमान जो कहेंगे, तो पार्टी के जो आला कमान के जो लोग हैं वो लोग कहेंगे वही उसको करना पड़ता था। तो इसलिए वो लोग उनको बोलने ही नहीं देते थे। तो ये सारा मामला जब समझ में आया तब हमें लगा कि हाई कमान के कंट्रोल वाला, तो हाई कमान जिसको मैंडेट दे वैसा विधायक और सांसद हमें नहीं चाहिए, हमें समाज मैंडेट दे ऐसा विधायक और सांसद चाहिए। इसलिए राजस्थान में बहुत सारी चर्चा विचारणा करने के बाद, बहुत बुद्धिजीवियों से मिलने के बाद हमने ये पार्टी बनाई। और ये भारत आदिवासी पार्टी का सिस्टम ये है कि भारत आदिवासी पार्टी में मैंडेट जो है, मैंडेट वहाँ की जनता जो वोटर्स है उस इलाके के, वो जो विधानसभा क्षेत्र या सांसद क्षेत्र हो वहाँ के वोटर्स देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ जो लोग दावा पेश करते हैं उन लोगों के नाम उन लोगों के बीच में लाए जाते हैं और उनमें लोग
सिलेक्ट करते हैं कि हमारे लिए ये उम्मीदवार बराबर है, तो वो 3 या 6 उम्मीदवार, सबसे पहले 6, अगर ज़्यादा हो 6 से ज़्यादा तो 6 करते हैं। 6 के बाद जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता 6 में से 3 करते हैं और उसके बाद आखिरी सिलेक्शन होता है। तो इसलिए मतलब कि मैंडेट जो है इलेक्शन का, चुनाव लड़ने का, वो पब्लिक देती है, वोटर्स देते हैं। इसलिए यहाँ पर हम सफल हुए और आज देख रहे हो आप कि राजस्थान की विधानसभा में हमारा आवाज़ गूंज रही है, मध्य प्रदेश की विधानसभा में गूंज रही है और दिल्ली के सांसद में गूंज रही है। बाकी स्टेट्स की बात करेंगे, बाकी राज्यों की बात करेंगे, जैसे छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और भी कई वैसे क्षेत्रों में जहाँ पर, उड़ीसा में, जहाँ पर शोषण बढ़ रहा है। क्या कहेंगे, शोषण बढ़ने के पीछे है कि वहाँ के आदिवासी आरसीसी से जीतने वाले विधायक सांसद चुप हैं? क्या यही कारण है कि शोषण बढ़? वही कारण वही है। सांसद और विधायक, जंगल जो चुने गए सांसद और विधायक है, चाहे किसी भी पार्टी में हो, वो अपना जो फर्ज है, अपनी जो जिम्मेदारी है, वो ईमानदारी से निभा नहीं रही, उसी वजह से ये हो रहा है। मैंने पहले भी बताया कि ट्राइबल एरिया ही नहीं, नॉन ट्राइबल एरिया में भी अगर कोई सरकारी योजना बनाती है और उसका पूरा असर आदिवासी पर पड़ रहा है तो उसको रोकने का अधिकार उनके पास है, वो नहीं रोक रहे। वो ट्राइबल इलाके में जो शोषण हो रहा है, ट्राइबल इलाके में जो ऐसी योजना आ रही है कि जिसमें आदिवासियों को जमीनों से खदेड़ा जा रहा है, आदिवासियों को पानी शहरों में दिया जा रहा है, आदिवासी प्यासे मर रहे हैं, जंगल काट के बेचा जा रहा है और जंगल की जो पैदाइश होती है वो पैदाइश पर दूसरे लोगों का कब्जा है। तो ये सब हो रहा है, तो ये सब रोकने का काम तो उन लोगों का था, वो नहीं रोक रहे, इसलिए तो ये करना पड़ा। अगर इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी अगर ईमानदारी से निभाई होती, संविधान में जो अधिकार दिया वो अधिकार का पूरा उपयोग किया होता, जो पहले हो रहा था 30-40 साल पहले हो रहा था, नहीं होता था भाई। उस वक्त सांसद थे ऐसे, हमने देखे कि जो आवाज उठा रहे थे, लेकिन पिछले 25-30 साल से हम देख रहे हैं कि कोई आवाज नहीं उठ रही है। यानी कहेंगे तो मत का प्रयोग सही तरीके से राजस्थान के आदिवासी समुदाय किया, बिल्कुल किया। और मैं पूरे देश के आदिवासियों को कहना चाहूंगा कि राजस्थान के जो रास्ता दिखा है उस रास्ते पर चलो और अपना वोट का अधिकार ऐसा उपयोग करो कि आपकी आवाज संसद में भी गूंजे, विधानसभा में भी गूंजे। चलिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद। जोहार, सबको बहुत बहुत जोहार। परिचय दे दीजिए। हाँ, मैं राजू वलवाई। खासतौर पे राजू, आप महाराष्ट्र गुजरात से हैं और खासतौर पे भारत आदिवासी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और आदिवासी मूलवासियों के बीच काम करते हैं और उनके अधिकारों को बताते हैं। फिलहाल जातीय जनगणना पर हमने बात किया क्योंकि 2027 में नोटिफिकेशन भी हो गई है, 2027 में जनगणना होने वाली है और ख़ासतौर पे आदिवासी समुदाय जो अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है, संघर्ष के तौर पर अपने धर्म कोड के लिए भी संघर्ष कर रहा है। तो इस बार धर्म कोड के लिए क्या कुछ लिखने वाले हैं इन्होंने बताया। अभी फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।